हैदराबाद से पति पत्नी के झगड़े का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डाला गया है। एक रिटायर्ड जवान ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा तो किया, लेकिन झगड़े के बाद उसने अपनी बीवी का जो हाल किया, जब ये पूरा मामला पुलिस ने सुना तो उसके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, इस मामले को जब सुना गया है तो पहला स्टेटमेंट जो था वो ये था कि ये पूरा मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है, जैसे इससे पहले हमने आरजीकर का बोला था। इस पूरे मामले को एक बार विस्तार से बताइए। आरजीकर केस को तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना नहीं नंदनी, वो था केस, मांग होती रही, लेकिन ये केस वाकई रेयरेस्ट ऑफ रेयर है पुलिस की नज़र में भी। ये एक ऐसा केस है जिसमें रिटायर्ड आर्मी का जवान जो डीआरडीओ में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, पी गुरुमूर्ति नाम का आदमी, वो इंसानियत नहीं वो हैवानियत की सारी हदें पार करता है। अपनी ही बीबी की बॉडी वो पहले घर जाने की जिद करती है एक मकर संक्रांति के मौके पे, चूँकि वहाँ साउथ में जो है, ये कहानी आंध्र प्रदेश की है, तो साउथ में क्या होता है 4 से 7 दिनों तक ये त्यौहार मनता है लगातार। तो ये कहानी उसी दौरान की है और उस टाइम जब वो अपने घर जाने की जिद करती है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है नांदयाल, तो वहाँ जब माधवी जाने की जिद करती है उसकी पत्नी, तो दोनों के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई ये इतनी बढ़ जाती है कि वो उसका सिर जो है दीवार पे देकर मारता है और उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो वो उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में बांटता है। ये इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों कहा जा रहा है, ज़रा अगले कुछ सेकंड में मैं आपको बताता हूँ, फिर पूरी कहानी विस्तार से बताऊँगा। वो क्या करता है, उसके बाद बॉडी के टुकड़े करता है बाथरूम में बैठकर, उसके बाद उन टुकड़ों को उबालता है कुकर में रखकर। वो जो रात 12 बजे से सुबह के करीब 3-4 बजे तक जो टाइम था, उस टाइम उसके घर से सीटी की आवाज़ लगातार आती है और पड़ोसी इस बात से परेशान थे कि जब उसकी बीवी गायब है तो वो क्या पका रहा है ऐसा, और उससे भी उसका मन नहीं भरता। तो जब वो बैग में हड्डियों को वो बॉडी पैक कर रहा था, तो जो हड्डियाँ निकल रही थी उन हड्डियों को वो पीसता है। जो घर में उसके पास तमाम चीज़ें होती है उससे वो ग्राइंड करने की कोशिश करता है, उसका चूरन बनाता है। जो आप थंबनेल पे शब्द पढ़ रहे हैं वो वाकई इसने किया है। उसके बाद ये वॉशरूम में जो चीज़ें बच जाती हैं उसको फ्लश करता है, घर में फिनाइल डालकर पूरा घर साफ करता है ताकि पुलिस आए तो एक भी सबूत ना मिले। लेकिन पुलिस ऐसे इस केस को खोलती है कि आपकी भी सुनकर आंखें खुल जाएंगी। इस पूरे मामले में अभिषेक, सवाल सबसे बड़ा जो है वो ये कि आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंची कैसे, क्योंकि सारे सबूत तो जितना पति मिटा सकता था उसने मिटा दिए, लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार जो भी वारदात हुई है उसका आरोपी कौन है। ये घटना हुई थी नंदिनी 16 जनवरी को। एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, सेक्टर 36। उस मूवी में जो दिखाया था, विक्रांत मैसी ने जो किरदार निभाया था, जिस तरीके का खुलासा पुलिस के सामने किया था और जो बात कही थी, जो सारे कबूलनामे किए थे, वो कहानी उसी को जोड़ती है। दरअसल ये 16 जनवरी को ये घटना होती है। वो जो उसकी पत्नी थी गुरुमूर्ति की, माधवी, वो घर से गायब होती है। ससुराल वाले पूछते हैं तो ये कहता है, हालांकि एक सवाल यहाँ ये भी बच जाता है कि इसके 2 बच्चे थे, तो जब घटना हुई, जब वारदात हुआ तो उस वक्त बच्चे कहाँ थे, तो पुलिस ये भी पूछती है उससे, तो वो बताता है कि वो लोग बुआ के यहाँ चले गए थे और उसके बाद वो नॉर्मल माँ बाप की तरह उन बच्चों को घटना को अंजाम देने के कुछ दिन बाद ले आता है। लेकिन 18 जनवरी को जो है, जो माधवी के घर वाले थे वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। 2 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस को ये शक होता है कि ये जो है ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, तो पुलिस इसी से पूछताछ शुरू करती है। अब ये क्या कहता है जरा वो सुनिए। तब भी केस नहीं खुलता। पुलिस के हाथ 10 दिन तक खाली थे। इसने पुलिस के सामने ये कबूल लिया कि मैंने अपनी बीवी की हत्या की है, वो मर गई, अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस ने कहा बॉडी कहाँ है, तो उसने कहा कि हमने लेक में डाला है, एक झील है वहाँ पे, इसके घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर। लेकिन पुलिस के सामने संकट ये था कि कबूलनामा तो है लेकिन आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है और पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज करके केस की जांच कर रही थी। करीब 10 दिनों तक पुलिस इस बात पे अड़ी रही कि आखिर ये कबूल तो रहा है, हिरासत में तो है, लेकिन कागजों पे अगर हमने गिरफ्तारी दिखाई, फिर कोर्ट में जब पेशी होगी, सबूत नहीं पेश होंगे तो ये छूट जाएगा और फिर ये कहानी जो है यहीं खत्म हो जाएगी, फाइल बंद हो जाएगी। इसीलिए पुलिस इससे आगे की पूछताछ करती है और तब ये बताता है, ये जो कुकर वाली थ्योरी थी और ये जो तमाम बातें थी कि घर उसने पैक कर दिया और ग्राइंड
ग्राइंड किया हड्डियों को। लेकिन उसके बाद भी एक सवाल था पुलिस के दिमाग में कि जिस जिलेला गुड्डा लेक में इसने बॉडी डाली थी, उस लेक में जब गोताखोरों को भेजा गया, जब वहां नाव बोट लगाए गए, तो वहां से कुछ भी नहीं मिला पुलिस को शुरुआती जांच में। उसके बाद पुलिस लगातार जांच करती रही। एक दिन लेक की तलाशी में इनको एक टुकड़ा मिलता है बॉडी का। उसको ये लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि हो सकता है लेक में जो बाकी के जलीय जीव जंतु थे उनका निवाला बन गया हो बॉडी, और अब कुछ भी नहीं मिल रहा हो, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा हो। इसने दिमाग दरअसल यही लगाया था, जो DRDO में तैनात था, इंडियन आर्मी से रिटायर है, कहा ये जा रहा है, तो इसने दिमाग यही लगाया था कि तमाम तरीके अपनाकर सजा से बच जाऊंगा। लेकिन एक टुकड़ा मिलता है और उसके बाद पुलिस उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है वहाँ से, और उसके बाद जो जांच के बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद कागज़ों पे इसकी गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद लोग ये चर्चा करने लगते हैं कि दिल्ली का श्रद्धा वालकर केस हो या फिर मुंबई का एक कुकर का ऐसा ही कांड आया था, उन सब के आगे ये जो घटना है ये काफ़ी दिल दहलाने वाली। हालांकि इन सब से जो सवाल है वो ये कि आखिरकार इसके बाद कार्रवाई होगी क्या। जैसे आपने श्रद्धा वालकर का जिक्र किया यहाँ पे, आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा की जान ली, वो आज भी जेल में है और कानूनी पढ़ाई कर रहा है। उसी के बाद से एक केस अब ये निकल के सामने आया है, तो इसके ऊपर अब पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करने में जुटी है? कार्रवाई सबूतों से होंगे, जो भी होंगे। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो यही कर रहे हैं, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, चूँकि ये जो एरिया है, जिस मीरापेट एरिया है हैदराबाद जो पड़ता है वहाँ आंध्र प्रदेश में, तो ये जिस जगह पे हुआ है, जिस जगह पे ये घटना हुई है मीरापेट के इलाके में, उस जगह के जो अधिकारी हैं वो इस घटना को लेकर अपने आप में काफ़ी सजग हैं और ये कह रहे हैं कि हम आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे।